नंबर 1, इनोवेशन की कमी। आईएमबी द्वारा की गई स्टडी में चौंकाने वाला डेटा सामने आया। भारत के स्टार्टअप इनोवेशन में बहुत पीछे हैं। इसका क्या मतलब है, चलिए डिटेल में समझते हैं। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना, न्यू आइडिया या न्यू टेक्नोलॉजी। स्टडी से पता चलता है कि भारत में 2015 से 16 के बीच में केवल 1423 पेटेंट फाइल किए गए थे, जबकि जापान में 44,235 और चाइना में 29,846 पेटेंट फाइल किए गए थे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46वें नंबर पर आता है। इतना ही नहीं, भारत में 90% स्टार्टअप 5 सालों में ही फेल कर जाते हैं। वेंचर्स कैपिटल फर्म्स का ये मानना है कि भारतीय स्टार्टअप इनोवेशन नहीं करते हैं, बल्कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज को कॉपी करते हैं। जैसे ऊबर की कॉपी ओला, एयरबीएनबी की कॉपी ओयो, स्पॉटिफाई की कॉपी गाना, और ना जाने कितने ही ग्लोबल टेक्नोलॉजी इम्यूलेशंस को भारत में अडेप्ट किया जा रहा है, बिना ये जाने कि हमारे मार्केट में वो फिट होते भी हैं या नहीं। नंबर 2, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड द प्रोडक्ट। क्या हो अगर आपको ये पता ही ना हो कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। अक्सर स्टार्टअप्स के फाउंडर्स का गोल क्लियर ही नहीं होता है। उन्हें यही पता नहीं होता है कि वो क्या बेचेंगे, किसको बेचेंगे और कहाँ बेचेंगे। इट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किसके लिए है, और अगर कस्टमर उसे खरीदना चाहे तो कैसे और कहाँ से खरीदेगा। अगर आपको ये पता है तो आप सही प्रोडक्ट सही लोगों को दे सकते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ मार्केटिंग कैंपेन पर अपना फंड यूज़ करते हैं और ये बिल्कुल नहीं देखते हैं कि उनका प्रोडक्ट बाजार के लिए है भी या नहीं। नंबर 3, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस को ठीक से नहीं करना। बहुत से स्टार्टअप्स अपने कंपटीशन को ठीक से देखते ही नहीं है। उदाहरण के लिए फिनटेक सेक्टर में पेटीएम एक कंपनी है जिसका कंपटीशन फोन पे, भारत पे या गूगल पे से है। हर फिनटेक कंपनी का अलग यूजर बेस है। अगर पेटीएम अपने कंपटीशन की रणनीतियों को ध्यान से नहीं देखेगा तो हो सकता है कि उसके कस्टमर किसी और की सेवाएं लेने लगे। जितने ज़्यादा विकल्प होंगे उतना ही कस्टमर सैचुरेटेड हो सकता है। उसी तरह अगर हम वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन और वॉचिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो यूट्यूब उसमें एकमात्र कंपनी है जो हमें अधिक से अधिक फीचर्स देती है। इतना ही नहीं, यूट्यूब ने अपने क्रिएटर्स और यूजर्स दोनों को संतुष्ट रखा है। वहीं इसकी प्रतियोगी डेली मोशंस कहीं भी नहीं ठहरती है। ना तो उसके पास इतने यूजर्स है और ना ही उसने अपनी अप्रोच बदली है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस को अगर ठीक से समझना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने मारुति और टाटा दोनों की रणनीतियों को और उनके प्रोडक्ट के ऊपर विश्लेषण किया है उसे देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4, एक्सेसिव कैश बर्न। क्या आपने पेपर टैग का नाम सुना है? हमें उम्मीद है कि आपने ये नाम कभी नहीं सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो इसकी वजह इसके प्रोडक्ट नहीं बल्कि खराब मैनेजमेंट और बहुत ज़्यादा कैश बन रही होगी। जी हाँ, एक ऐसी कंपनी जिसका काम सभी रिटेल स्टोर्स को एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लाना था, बुरी तरह से फेल रही। इस कंपनी ने कोविड से पहले अपना बिजनेस शुरू किया और बहुत सारे रिटेल स्टोर्स इससे जुड़ते चले गए। कंपनी अपने कस्टमर से यही वादा करती रही कि वो उनको ग्रोसरी 10 मिनट में डिलीवरी कर देगी। अगर सेम सिटी में रिटेल स्टोर है तो 10 मिनट और दूसरी सिटी में रिटेल स्टोर है तो 1 घंटा। बेसिकली ये कंपनी कस्टमर्स को और ग्रोसरी शॉप्स को एक साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जोड़ रही थी। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन इसके फाउंडर्स ने इसे स्केल करने के लिए बहुत ज्यादा कैश बर्न किया। ये लोग फीडिंग पर फीडिंग उठाते गए और मार्केटिंग करते गए। एक समय के बाद इन्हें इतने ऑर्डर्स आने लगे जिससे वो पूरा नहीं कर पाए, जिसका एंड रिजल्ट हुआ कंपनी एक्विजिशन विद अमेज़न। इस कंपनी को फिर दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने खरीद लिया और इसके फाउंडर्स आज अमेज़न में जॉब करने को मजबूर हैं। नंबर 5, स्टबर्न एटीट्यूड। क्या हो अगर कंपनी का फाउंडर अपने को सर्वश्रेष्ठ समझे? क्या हो अगर कंपनी का फाउंडर अपने निर्णय सब पर थोपना शुरू कर दे? वही होगा जो जिलोंग के साथ हुआ। आपको बता दें कि 2022 यानी इसी साल मार्च के महीने में इसकी को फाउंडर अंकिती बोस को कंपनी से बाहर कर दिया गया। जिस लड़की ने 5 साल से इस कंपनी को बढ़ाने में अपनी जान झोंक दी, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे उसकी कंपनी से निकाल दिया गया? ऐसा माना जाता है कि इस कंपनी में इतनी समस्याएं थी कि जिनका कोई हिसाब नहीं। बोर्ड ने कभी ये तो नहीं बताया कि असल समस्या क्या थी, मगर सूत्रों के हवाले से ये पता चलता है कि अंकिती बहुत स्टबर्न किस्म की महिला रही थी। वो ना तो किसी की सुनती थी और ना ही किसी के सुझाव को कोई मूल्य ही देती थी। यहाँ तक कि ध्रुव कपूर, जो कि इस कंपनी के दूसरे फाउंडर थे, उनके साथ भी बहुत सी असहमतियां थी अंकिती की।
ये कंपनी फैशन रिटेलर्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देने का काम करती है। इस कंपनी ने इतनी जल्दी स्केल किया कि सारे एशिया में अंकिति बॉस का नाम ही गूंजता रहा, मगर मार्च 2022 में अंकिति को ही इस कंपनी से निकाल दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि इस कंपनी के फाइनेंस में बहुत सी गड़बड़ियां पाई गई, अकाउंट्स तो प्रॉपर्ली मेंटेन ही नहीं किए गए। इसके साथ साथ कंपनी में बहुत से खर्चे मार्केटिंग में किए गए और डिजिटल क्रिएटर्स को इतना पैसा दिया गया जिसकी कोई सीमा नहीं। साथ साथ अंकिति का गुस्सैल रवैया भी कंपनी के लिए आफत बन गया। ना तो अंकिति ने अपने निवेशकों की सुनी और ना ही अपने स्टाफ की, और फिर कंपनी के लोगों ने ही कंपनी को छोड़ दिया। आखिरकार कंपनी की को फाउंडर अंकिति को ही निकाल दिया गया ताकि कंपनी को बचाया जा सके। अगर आप जिलोंग की पूरी केस स्टडी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। ये थे 5 कारण जिनकी वजह से भारतीय स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं। आपको इनमें से कौन सा कारण सही लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।